हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9 फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए हैं यूपीपी के एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण मेंटल एप्टीट्यूड के प्रश्न लेकर आए हुए हैं और ये अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिनका भी एग्जाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अपराध को रोकने के लिए स्टिंग ऑपरेशन की क्या भूमिका है? तो समाज में हिंसा के स्तर को बढ़ाना बिल्कुल नहीं, समाज में भय अपराधियों में भय उत्पन्न करना बिल्कुल नहीं, कार्यवाही में अपराधियों को पकड़ना बिल्कुल है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए, आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको पता चलता है कि एक व्यापारी के पास बहुत सारी बिना लाइसेंस वाली बंदूकें हैं, तो आप क्या करेंगे? बात को नज़रअंदाज कर देंगे? बिल्कुल नहीं नज़रअंदाज करेंगे। वरीय सूची अधिकारियों को सूचना देंगे? नहीं। उसे तुरंत गिरफ्तार भी नहीं करेंगे, पहले बंदूकें जब्त करेंगे, उसके बाद शस्त्र अधिनियम के तहत जांच करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसी संदिग्ध द्वारा अपने विरुद्ध आरोप हटाने के लिए आपको रिश्वत की पेशकश की जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए? रिश्वत स्वीकार और आरोप हटा दें? बिल्कुल नहीं। आरोप हटाने से पहले अधिक रिश्वत की बातचीत करें? बिल्कुल नहीं। रिश्वत नहीं लेंगे, प्रस्ताव की सूचना अपने वरिष्ठ को दें? ये थोड़ा सही है। अधिक रिश्वत न मिलने पर कठोर आरोप लगाने की धमकी दें? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर सी करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे और प्रस्ताव की सूचना जो है अपने से उच्च अधिकारियों को देंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक संदिग्ध आपकी हिरासत में अपराध कबूल करता है लेकिन बाद में दावा करता है कि कबूलनामा जबरदस्ती लिया गया था, तब आप क्या करेंगे? देखिए, संदिग्ध को जबरदस्ती दावा वापस लेने की धमकी देंगे। आप धमकी देंगे तो वहीं कोर्ट में ही आपको अच्छा खासा लताड़ दिया जाएगा। दावे पर ध्यान न देना और संदिग्ध आरोप को बड़ा कर देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ज़बरदस्ती की दावे की जांच करेंगे और साक्ष्य इकट्ठा करेंगे, ये कर सकते हैं आप। स्वीकारोक्ति के आधार पर जांच जारी रखेंगे? बिल्कुल नहीं। आप ज़बरदस्ती के दावे की जांच करेंगे और उसके साक्ष्य इकट्ठा करेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको किसी सहकर्मी के पक्ष में रिपोर्ट बदलने के लिए वरिष्ठ से अनुरोध प्राप्त होता है, तो आप क्या करेंगे? तो टकराव से बचने के लिए अनुरोध के अनुसार रिपोर्ट में बदलाव करेंगे? बिल्कुल नहीं। अनुरोध पर ध्यान न देना और अपना काम जारी रखेंगे? बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट में बदलाव करेंगे ताकि आपकी सुरक्षा के लिए मूल संस्करण का रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे? बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट में बदलाव करने से मना करेंगे और अनुरोध की रिपोर्ट उच्च अधिकारी को प्राप्त करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको किसी अज्ञात नंबर से किसी व्यक्ति को धमकी भरे कॉल आने की सूचना मिले, तो आप क्या करेंगे? एफआईआर करेंगे और आगे जांच के लिए नंबर लेंगे, उस नंबर पर कॉल करेंगे, उस व्यक्ति को नंबर ब्लॉक को कहेंगे, कुछ दिन के लिए मोबाइल स्विच ऑफ करेंगे? तो पहले हम एफआईआर करेंगे और आगे जांच के लिए नंबर लेंगे। उस नंबर को ब्लॉक नहीं करेंगे, उस नंबर को ब्लॉक करने के लिए नहीं कहेंगे और कुछ दिन के मोबाइल स्विच ऑफ रखने से भी कुछ नहीं होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपके क्षेत्र में बच्चों का नियमित रूप से अपहरण हो रहा है, इस स्थिति को कैसे प्रतिबंधित करेंगे? देखिए, माता पिता को ध्यान रखने को कहेंगे। माता पिता तो ऐसे भी बच्चों का ध्यान रखते ही हैं। स्कूल को इसके बारे में जागरूक करेंगे? बिल्कुल नहीं, जागरूक नहीं करना है। देखिए, इसके पीछे सक्रिय गिरोहों का पता लगाने का प्रयास करेंगे और आवश्यकता सावधानी बरतेंगे बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए? बिल्कुल सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। मामला को तेज़ी से हल करने के लिए बिल्कुल नहीं करेंगे ये। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, एक माता पिता का बेटा लापता होने के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए वह आपसे संपर्क किया, तो आप क्या करेंगे? उनकी शिकायत दर्ज करने से मना कर देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। उनकी शिकायत दर्ज करेंगे, उनसे एक दिन का इंतज़ार करने का कहेंगे, उनसे अपने बेटे को खोजने के कहेंगे। तो उनसे एक दिन का इंतज़ार करने में पता चले बच्चे को कुछ हो जाए, अपने जहाँ बच्चे बेटे को वो खुद ही खोजने के लिए नहीं कहेंगे उनसे, बल्कि उनकी शिकायत को दर्ज करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, जब आपका अधीनस्थ किसी मामले के सबूत छिपाए, तो आप क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? उसे ऐसा करने देंगे? बिल्कुल नहीं करने देंगे। वरिष्ठों से शिकायत करेंगे? वरिष्ठों से शिकायत नहीं करेंगे। उसे पुलिस अधिनियम के तहत दंडित करेंगे? बिल्कुल करेंगे। उसे जुर्माना राशि मांगेंगे? बिल्कुल नहीं मांगेंगे। उसे दंडित करेंगे पुलिस अधिनियम के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। सरकार की अनुमति या आदेश के बिना आपका सहकर्मी किसी समुदाय में इंटरनेट बंद करने का आदेश दे, तब आप क्या करेंगे? आदेश का पालन करेंगे? बिल्कुल नहीं। उसे अनुदान प्राप्त करने को कहेंगे? बिल्कुल नहीं। शटडाउन को रद्द करेंगे क्योंकि यह कानूनी आदेश नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। किसी भी तरह का इंटरनेट चलाने को भी नहीं कहेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसी आपराधिक मामलों में निम्नलिखित चरणों का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, पहले FIR होगा, FIR के बाद जांच होगी, जांच के बाद आरोप पत्र तय होंगे, आरोप पत्र के बाद सजा होगी। यानी पहले पे 3 4 2 1, 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पुलिस जन सामाजिक कल्याण के लिए किस तरह अपना योगदान दे सकते हैं? तो ये दुखियों का सहारा बनकर नहीं, आप NGO नहीं चलाते हैं। लापता को उनके परिजनों से मिलाकर बिल्कुल मिला सकते हैं, लेकिन इससे आपका सामाजिक कल्याण नहीं होगा। भय और अपराध मुक्त वातावरण देकर, बिल्कुल इससे करके आप एक सामाजिक कल्याण कर सकते हैं। पारिवारिक झगड़ों में मध्यस्थता कराकर, बिल्कुल नहीं। आप भय मुक्त और वातावरण देकर, अपराध मुक्त वातावरण देकर सामाजिक कल्याण की लिए अपना योगदान दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश जन शिकायतों में त्वरित निवारण के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय हेल्पलाइन नंबर क्या है? हमने भी अपनी अगले वीडियो में ही बताया था कि 1076 जो है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपके एक सिख छात्र को परीक्षा के दौरान कड़ा पहने हुए देखा, जो परीक्षा नियमों के खिलाफ है, अतः आप क्या करेंगे इस मामले में? देखिए, कड़ा उतरवा देंगे? नहीं, वो अनुच्छेद 25 से 28 के तहत धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आपको सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकता है। उसे तय उतारने के लिए कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। उसे इसे पहनाने की अनुमति देंगे? बिल्कुल देंगे उसे अनुमति, बट उस कड़े की जांच कर लेंगे, इसमें कोई चीज़ तो नहीं छुपा के रखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आप एक पुलिस अधिकारी हैं और दुर्भाग्यवश आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त किया गया है, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, जब खुद की तबीयत नहीं ठीक है तो ड्यूटी छोड़ेंगे नहीं, किसी और को भी नहीं भेजेंगे, छुट्टी भी नहीं लेंगे। सीधे पहले आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों को स्वास्थ्य के बारे में सूचित कर देंगे, ताकि आपके जगह पे आप अन्य किसी की ड्यूटी लगाई जा सके। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आपराधिक प्रक्रिया संहिता किसके अंतर्गत आती है? तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। देखिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC में क्या होता है, क्या पहले जांच और मुकदमे के दौरान पुलिस अदालतों के लिए प्रोटोकॉल है। देखिए, यह पुलिस की शक्तियों को परिभाषित करता है, जिससे गिरफ्तार करने की, तलाशी लेने और सबूत जब्त करने भी की शक्ति भी शामिल है। और IPC में अपराध की परिभाषा और दंड के बारे में बताती है, और CRPC जो है दंड के दौरान अपनाई जाने वाली कार्यवाही प्रक्रिया के बारे में बताती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो कौन सा कानून धार्मिक महत्वपूर्ण स्थलों को नुकसान पहुंचाने वाले को दंडित करता है? तो पूजा स्थल अधिनियम 1991, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रपति पुलिस पदक कब अस्तित्व में आया था? तो ये 1 मार्च 1951 को आया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस में आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे लोगों को कानूनी अधिकार की रक्षा के लिए बनाए गए खंड शामिल है? तो इसमें भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब इसका नाम बदल के भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपके क्षेत्र के 2 समुदायों ने निरर्थक संघर्षों को जन्म दिया है, जिनके दंगे में बदलने की संभावना है, तो आप क्या करेंगे? उनके खिलाफ FIR करेंगे? उनको कुछ नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। उनके खिलाफ FIR तो करेंगे, अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट करेंगे, यदि आवश्यकता हो तो कार्रवाई करेंगे और सदस्यों को हिरासत में लेंगे। नहीं तो सामुदायिक पुलिसिंग इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो भी हो समुदायों के बीच जो है ये निरर्थक संघर्ष ना हो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला प्रश्न है, पुलिस प्रणाली में सबसे निचली रैंक क्या है? तो ये सिपाही की होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बात करते हैं अगले प्रश्न की, जब आप सड़क पर हो तो यदि दो अजनबी शोध अध्ययन के लिए आपकी व्यक्तिगत जानकारी मांगता है तो आपको क्या करना चाहिए? उन्हें कोई जानकारी दिए बिना चले जाएंगे? बिल्कुल चले जाएंगे। उन्हें कोई जानकारी पता नहीं कौन है वो, प्रत्यक्ष जानकारी बिल्कुल नहीं देंगे। उन्हें गलत जानकारी बिल्कुल नहीं, उनसे बात ही नहीं करना है, सहायता के लिए कॉल भी नहीं करना, आपको बिना जानकारी दिए चले जाना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस प्रकार का व्यवहार साइबर अपराध की श्रेणी में आता है? तो ये चोरी बिल्कुल नहीं, ये साइबर अपराध एक शारीरिक हमला बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई ने भी नहीं होगा। देखिए कंप्यूटर में अनधिकृत प्रवेश, ये जो है साइबर अपराध में आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए बाल कल्याण समितियों और किशोर न्याय बोर्डों की स्थापना का प्रावधान कौन करता है, कौन सा कानून करता है? तो 24 का जो है किशोर न्याय अधिनियम 2005 करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, आपराधिक जांच प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा चरण आवश्यक है? तो जानकारी एकत्र करना, उसे संरक्षित करना में असफल होना बिल्कुल नहीं, गवाहों को विश्वसनीयता को ध्यान में रखे बिना उनसे पूछताछ करना बिल्कुल नहीं, अपराध स्थल पर पूरी तरह से नज़रअंदाज करना बिल्कुल नहीं। देखिए साक्ष्य का संकलन करना, रिकॉर्ड करना और सुरक्षित रखना, ये जो है आपराधिक जांच प्रक्रिया में से बिल्कुल आवश्यक है ये चरण, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस न्यायालय में निम्न में से किसी साक्ष्य नहीं माना जाता है? तो ये प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही बिल्कुल माना जाता है, प्रतिवादी का पूर्व आपराधिक इतिहास बिल्कुल नहीं। इसके लिए तो आपको संविधान में भी है कि एक का अपराध के लिए आप किसी को 2 बार सजा नहीं दे सकते। फॉरेंसिक टीम का परिणाम बिल्कुल है, ये साक्ष्य है, ये फोटोग्राफी के साक्ष्य बिल्कुल, ये तीनों साक्ष्य में आते हैं, जबकि बी वाला साक्ष्य में नहीं आता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, आपराधिक जांच में निर्दोषता का अनुमान शब्द का महत्व है? तो ये जो है अपराध में अपराध बोध का तत्काल कारण बिल्कुल नहीं, अब सहयोग के लिए कानूनी आवश्यकता ये नहीं होगा, कानूनी कार्रवाई से बचने की रणनीति बिल्कुल ये नहीं होती है। देखिए यह धारणा जो होती है, दोषी साबित होने तक आरोपी निर्दोष है, बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, आप एक पुलिस अधिकारी हैं और किसी मामले की फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी भी संशोधित की जा रही है, लेकिन इसमें काफ़ी समय लग रहा है, आप क्या करेंगे? तो मुकदमे को बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं मुकदमे को बंद करेंगे। मुकदमे को हटा देंगे? बिल्कुल नहीं हटाएंगे। देखिए फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार ही कर सकते हैं आप यानी ऑप्शन नंबर सी कर सकते हैं बिल्कुल। आप देरी करने वाले को सज़ा तो नहीं देंगे भाई, हो सकता है कुछ उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा हो या कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गया जिसके कारण लेट हो रहा हो। ऑप्शन नंबर सी करेंगे, फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, वाक्यांश पुलिस को कानून समान रूप से और बिना पक्षपात के लागू करने चाहिए किसके अंतर्गत पाया जाता है? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, यानी विधि के समक्ष समानता का अधिकार, यानी विधि ही सर्वोच्च है, संविधान ही सर्वोच्च है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, देखिए भारत में आपराधिक कानून के संदर्भ में भारतीय संविधान की कौन सी सूची पुलिस और जेल से संबंधित मुद्दों को नियंत्रित करती है? तो ये राज्य सूची करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, कौन सा कानून किसी जांच और मुकदमे के दौरान पुलिस और न्यायालय के प्रोटोकॉल का रूपरेखा तैयार करता है? तो दंड प्रक्रिया संहिता करती है, यानी आईपीसी करती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत में कौन सा कानून व्यक्तिगत आंकड़ों का उपयोग और सुरक्षा को नियंत्रित करता है? तो ये जो है सूचना प्रौद्योगिकी करता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो सूचना का अधिकार आरटीआई जो है अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए साइबर अपराधों को संबोधित करना नहीं, यातायात उल्लंघन को विनिमय करना नहीं, ये यातायात से संबंधित ही नहीं है। देखिए सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि दहेज के मुद्दों को रोकना। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सभी धर्मों की समानता पर बल कौन देता है? तो ये धर्मनिरपेक्षता देती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। आप साइबर अपराधों की जांच करने वाले एक दल का नेतृत्व कर रहे हैं और तकनीकी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। उभरते साइबर खतरों से निपटने के लिए आप अपने दल को कैसे अनुकूलित कर सकते हैं? दल को नए साइबर से खतरों से निपटने के लिए निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करना, बिल्कुल करेंगे। ये नई तकनीकों को शामिल किए बिना पारंपरिक तरीके के जांच को अपनाना, तो जिससे आप अपराध की तह तक ही नहीं पहुंचेंगे। साइबर अपराध को जांच के लिए सभी पहलुओं के सामने के विशेष बाहरी विशेषज्ञों की नियुक्ति करना तो नहीं कर सकते। बाहरी विशेषज्ञों की नियुक्ति आपका काम नियुक्ति करना नहीं है, बल्कि आपको अपराधों की जांच करनी है। इसमें से कोई नहीं तो नहीं होगा, बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर ए करेंगे। दल को नए साइबर खतरों से निपटने के लिए निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पुलिस विभाग के साइबर अपराध सेल का प्राथमिक कार्य क्या है? तो देखिए, साइबर हाईवे जांच करना ये नहीं है। गुप्त ऑपरेशन चलाना बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ट्रैफिकिंग संबंध करना बिल्कुल नहीं। देखिए, प्रौद्योगिकी और इंटरनेट से संबंधित अपराधों की जांच करना जो है ये साइबर अपराध सेल का प्राथमिक कार्य है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में कौन सा पुलिस बल वन्य जीव और जैव विविधता की सुरक्षा में अपनी विशिष्ट भूमिका के लिए जाना जाता है? तो देखिए, सीमा सुरक्षा बल ये भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर पे रहती है। सीआईएसएफ जो है परमाणु संयंत्रों की, एयरपोर्टों की सुरक्षा के लिए जानी जाती है। रैपिड एक्शन फोर्स जो है जहाँ पे आतंकवादी घटनाएं होती हैं या जहाँ पे तुरंत सुरक्षा की ज़रूरत होती है वहाँ पे आरएएफ को बुलाया जाता है। जबकि जो वन्य जीव और जैव विविधता की सुरक्षा के लिए वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो काम करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन सा पुरस्कार पुलिस कर्मियों को कर्तव्य का पालन करने और असाधारण साहस और बहादुरी के लिए दिया जाता है? तो ये वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पुलिस राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी एनएसएपी प्रदान करता है। तो ये जो है बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों के लिए पेंशन प्रदान करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक पुलिस अधिकारी के रूप में संभावित हिंसा से जुड़े घरेलू विवाद का सामना करते समय आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, इसमें तत्काल प्रक्रिया क्या होगी। विवादों को सुलझाने के लिए सीधे विवाद में मध्यस्थता करेंगे? नहीं करेंगे। विवादों को शारीरिक हिंसा में बदलने तक नजरअंदाज करेंगे? बिल्कुल नहीं। व्यक्तियों को अलग करेंगे और व्यवस्था बलपूर्वक हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे। व्यवस्था बहाल के लिए बलपूर्वक हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सुरक्षित दूरी से स्थिति का आकलन करेंगे और यदि आवश्यकता हो तो बैकअप टीम को कॉल करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की और अंतिम प्रश्न की। तो देखिए, किसी मोटर वाहन दुर्घटना में घायल होने पर एक पुलिस अधिकारी की तत्काल प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? सहायता प्रदान करने के लिए दुर्घटना के कारण का जांच करें। जांच करेंगे, पता चले उसकी मृत्यु हो जाए। आगे की टक्करों को रोकने के लिए यातायात प्रबंधित बिल्कुल नहीं करेंगे। घटनास्थल को सुरक्षित करें और घायल को प्राथमिक उपचार करें, बिल्कुल ये करेंगे। कार्यवाही करने से पहले वरिष्ठ का आदेश नहीं, ये घटनास्थल की जांच सुरक्षित करेंगे और घायल व्यक्ति को पहले प्राथमिक उपचार देंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके यूपीपी की तैयारी, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।